આકાશવાણીનું આ ભુજ કેન્દ્ર છે. જનમાનસમાં રેડિયોને ગૂંજતો કરનાર ઉદ્ઘોષક અમીન સાયાનીને શ્રદ્ધાંજલિ આપતો વિશેષ કાર્યક્રમ. તો બહેનો और भाइयों, कार्यक्रम प्रस्तुति मनोज सोनी અને अर्चना चौहान. नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सायानी बोल रहा हूँ और आज बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ एशिया भर के चहीते रेडियो प्रोग्राम बिना का गीतमाला की कहानी. લગભગ અડધી સદી સુધી દેશના હજારો ગામો અને શહેરોમાં, દેશની લાખો સડકો અને ગલીઓમાં, કરોડો લોકોના ઘર કે દુકાનોમાં ગૂંજતો રહેલો આ ઉષ્માપૂર્ણ, ચૈતન્યથી ભર્યો ભાવવાહી સ્વર ગઈકાલે અચાનક શાંત થઈ ગયો. 45 વર્ષ એટલે કે લગભગ અડધી સદી સુધી ભારતીય ઉપખંડના દરેક વર્ગ અને વયના લોકોએ જેમના અવાજને આકંઠ માણ્યો અને ખૂબ ચાહ્યો, એ અમીન સાયાની સાહેબ નાદ બ્રહ્મમાં એકાકાર થવા આપણને છોડીને ચાલી નીકળ્યા છે ગઈકાલે, એટલે કે તારીખ 20 ફેબ્રુઆરી 2024ના રોજ. રેડિયો સિલોન પર ચાલતા તેમના બીનાકા અને ત્યારબાદ સીબાકા ગીતમાલા નામના શોએ ગાયકો, ગીતકારો અને સંગીતકારોની અનેક પેઢીઓને આવતી અને જતી જોઈ. કેટલાય કલાકારોની કારકિર્દીના ઉતાર ચઢાવના સાક્ષી બન્યા અમીન સાયાની સાહેબ. અને 90ના દાયકાથી ધીમે ધીમે આ અડધી સદીનો એક સામટો થાક ઉતારવા બેઠા હોય એમ રેડિયો અને કાર્યક્રમોથી દૂર થતા ગયા. પોતાની સમગ્ર કારકિર્દીમાં 54,000થી વધારે રેડિયો શોઝ, 2,000થી વધારે લાઈવ કોન્સર્ટ્સ, 19,000થી પણ વધારે સ્પોર્ટ્સ અને જિંગલ્સ રેકોર્ડ કરનાર પદ્મશ્રી અમીન સાયાનીનો જન્મ 21મી ડિસેમ્બર 1934ના રોજ કચ્છી મેમણ પરિવારમાં થયેલો. અને એટલે જ આજે જ્યારે અમીન સાયાની સાહેબે આપણી વચ્ચેથી વિદાય લીધી છે, ત્યારે અમીન સાહેબનું સાવ પોતાનું કચ્છ આકાશવાણી ભુજના માધ્યમથી તેમને હૃદયાંજલિ અર્પણ કરે છે. આજના આ કાર્યક્રમમાં અમારી સાથે છે રેડિયો અને અવાજની દુનિયાના કેટલાક એવા માનવંતા નામો જેમની સાથે અમીન સાયાની સાહેબનો ઘનિષ્ઠ સંપર્ક રહ્યો છે. આકાશવાણી ભુજ સાથે અમીન સાહેબ સાથેના સંસ્મરણો વાગોળી રહ્યા છે દેશનો એવો જ માતબર અવાજ શ્રી હરીશ ભીમાણી. नमस्ते. रेडियो बुझाए એટલે वाक्य कच्छी में बोला तो कि अज जो डी हेड़ो आए आवाज जी दुनिया में कि कैलेंडर माथी ज कढी विझणो खपे. सच्ची गाल है. कारण के पंहिंजा कच्छी ने दुनिया में आवाज जो ने आवाज थी नाम कढे वारा अमीन सायानी हल्या विया आहिनि. આ કચ્છી પરથી મને યાદ આવ્યું, મારી કરિયરમાં મને સરખા એવા અવોર્ડ મળ્યા છે, પણ વર્ષો પહેલા એક અવોર્ડ મળ્યો હતો, એ પણ મારા ખ્યાલથી હેમરાજ શાહ ભાઈ દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો. કચ્છનો જ એક અવોર્ડ હતો અને ત્યારે એ અવોર્ડ આપતા અવોર્ડ આપી રહ્યા હતા અમીનભાઈ, અમીન સાહેબ, અમીન સાયાની. ત્યારે એમણે મારા હાથમાં આપતા પહેલા माइक लीधु અને કહ્યું કે આજે એક અડધો કચ્છી, आज एक आधा कच्ची पूरे कच्ची को अवार्ड दे रहा है. तो कहूँ आधा कच्ची कैसे? कि कच्छ में कहते हैं कि जो कच्ची ना बोल पाए, वो कच्ची भाषा बोल न पाए, वो कच्ची नहीं कहा जाता. तो मुझे ये बात याद आ गई कच्ची भाषा गुजराती भाषा से. और भी बहुत सारे संस्मरण रहे होंगे अमीन सायानी साहब के साथ. बहुत सारे संस्मरण खास करके इसलिए है कि मैंने अपने करियर की शुरुआत में, मतलब इस व्यवसाय में जब मैंने पदार्पण किया और बहुत सारी पढ़ाई लिखाई करके किया था, और इस क्षेत्र में आने के लिए उन पढ़ाई लिखाई की डिग्रियों की कोई आवश्यकता थी नहीं, और मैं ज्यादा लोगों के पास गया ही नहीं था. 3 लोगों के पास गया था. इनमें से एक ये थे, एक थे बाल गोविंद श्रीवास्तव, जो अमीन साहब की पहले की पीढ़ी के थे. देखिए, हमारे देश में 3 रेडियो ब्रॉडकास्टर ने शुरुआत की. एक हमीद सायनी यानी कि अमीन साहब के बड़े भाई जी, एक बाल गोविंद श्रीवास्तव और एक बलराज दत्त. बलराज दत्त वो जो बाद में सुनील दत्त के नाम से इतने बड़े एक्टर हुए. जी.
तो मैं एक श्रीवास्तव साहब के पास गया था और दूसरे एक थे और अमीन साहब के पास। अब अमीन सायनी तब बहुत बड़े वॉइस के स्टार थे, ये यूं कहिए हमारे देश के वॉइस के पहले स्टार थे। लेकिन जिस तरह वो मेरे साथ पेश आए, देख के इस तरह दंग रह गया कि जैसे कहते हैं ना, उन्होंने मुझे खरीद लिया। ऐसा लगा कि इतनी बड़ी हस्ती और कितनी विनम्रता है इनमें। मुझे कहा कि भाई तुम इतना सारा पढ़ के, पढ़ाई लिखाई करके इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के इसमें आ रहे हो, तुमने सोचा है? तो मैंने सिर्फ उन्हें एक वाक्य कहा अंग्रेजी में, दैट आई बर्न्ट माय ब्रिजेस। मैंने रास्ता अपना लिया है, वापस जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। तो कहा तो वेलकम, तुम्हारे पास आवाज है, तुम्हारे पास शब्द है, तुम्हारे पास आर्टिकुलेशन है, मेहनत करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने कहा बड़ा प्रोत्साहित, हाँ बड़ा प्रोत्साहित हुआ और मैं जाने के लिए मुड़ा। तो उन्होंने कहा, अरे मियाँ कहाँ जा रहे हो? वो अपने बोलने के अंदाज से सारा वातावरण बदल देते थे। मियाँ जा कहाँ रहे हो? एक ऑडिशन दे के जाओ, तो इतने बड़े तो नहीं हो गए कि ऑडिशन नहीं दोगे। मैंने कहा नहीं कैसे। तो मुझे ऑडिशन देने पास ही स्टूडियो, पास ही यानी 2 कमरे छोड़कर स्टूडियो था। मुझे ये भी याद है कि ऑडिशन थी क्या, तब सौदागर नाम की फिल्म आने वाली थी। सौदागर यानी पुरानी सौदागर, जिसमें अमिताभ बच्चन और नूतन जी वो थे। तो रेडियो के प्रोग्राम होते थे, एक फिल्म के 8-10 प्रोग्राम्स होते, उसमें मेन आवाज अमीन साहब की होती और दूसरे 1 या 2 आवाजें कहानी बताते, अमीन साहब मेन नरेशन करते और उसमें गाने और डायलॉग होते। तो मैंने थोड़ा सा बोल दिया जाके। देखिए उनका बड़प्पन ये देखिए कि वो वहाँ मुझे रिकॉर्डिंग करने भेजा, वो साथ में नहीं आए। वो जानते होंगे कि नया लड़का है और अपना खुद का रुतबा तो जानते ही होंगे, तो कहा कि लड़का नर्वस हो जाएगा अगर मैं सामने खड़ा हूँगा। तो वो अपनी जगह पे ही रहे और रिकॉर्ड से कहा कि ये देखो कितनी अच्छी आवाज है, कितना अच्छा बोलता है। तो रिकॉर्डिंग करके मैं निकला और फिर नमस्कार करके जाने लगा। तो कहा, अरे तुम बहुत जल्दी में हो क्या? क्योंकि उतनी देर में फोन पे बात हुई होगी कि इसने अच्छा किया है या सुनाया होगा, मैं नहीं जानता। तो एक दूसरा भी करवाया। फिर मुझे कहा, जब मैं फिर स्टूडियो से लौटा, तो कि भाई ये ऑडिशन नहीं था। मैंने तो कहा था ऑडिशन होगा, ये ऑडिशन नहीं था भाई, ये तो रिकॉर्डिंग हो गई, तुम सुन लेना इसे रेडियो पे। तो इस हिसाब से कहा जाए तो अमीन साहब जोहरी कहे जा सकते हैं कि जिनको असली हीरो की परख थी। ये तो असली हीरो की परख मैं तो कैसे कहूँ। लेकिन सुनिए, उन्होंने तो मैंने बहुत शुक्रिया कह के मैं जा रहा था, तो कहा कि भाई तुम्हें जाने की बहुत जल्दी है, और वैसे अमीन साहब को मिलने के लिए लाइन लगी रहती। उन्होंने कहा कि अरे भाई चेक लेके जाओ। तो मेरी तो खुशी की सीमा ना रही, चेक भी मिल रहा है आज। मैं तो कोई उम्मीद नहीं की थी। और फिर वहां से मैं घर जाने, वो रीगल यानी कि कुलाबा में रीगल बिल्डिंग, रीगल सिनेमा की बिल्डिंग है, उसमें उनका स्टूडियो और ऑफिस था। तो मैंने कहा आज तो मैंने पैसे कमाए हैं, तो टैक्सी लेकर जाऊंगा। तो मेरे साथ रिकॉर्डिस्ट था, उसने कहा इतने मत फूल जाओ, अभी शुरुआत है और सभी अमीन सायनी नहीं है। ये मुझे शब्द याद है। बात तो सही थी, क्योंकि मैं तो इतना प्रभावित था, मैं नतमस्तक था। चलो चलो चल के जाते हैं चर्च गेट स्टेशन। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। और कोई संस्मरण रहे हो आगे चल के आपके अमीन साहब के साथ? एक ऐसा ही, लेकिन इससे ज्यादा गंभीर सा था। और वो कहते थे कि नहीं हरीश तुम बताओ, मैं नहीं बताता था ज्यादा। तो खैर उनको याद करके आज बताता हूँ। क्या हुआ कि हाईएस्ट टीआरपी वाले न्यूज मेरे पास और सबसे पॉपुलर रेडियो शो मेरे पास, तो इनके बीच में मैं
अमीन साहब से मिलता रहता, कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम होता या मैं उस तरफ होता तो कहता मैं सिर्फ नमस्ते कहने आया हूँ। तो मुझे याद है एक दिन उनकी भी विनम्रता देखिए, एक बार दोपहर में गया था, कुछ छोटी सी रिकॉर्डिंग थी, हरीश करोगे, तो मैंने जाके रिकॉर्डिंग की, तो लंच टाइम था, तो कहा लेट मी टेक यू फॉर लंच, सामने ही दिल्ली दरबार था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा नो आई हैव चेंज्ड माय माइंड, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम यहाँ मंगाएंगे। फिर खुद ही कहा जानते हो क्यों, मैं तुम्हारे साथ रास्ते पे नहीं चलना चाहता। मैंने कहा क्यों? कहा क्योंकि हरीश लोग तुझे पहचानेंगे, मुझे नहीं पहचानेंगे। तो उनकी इतनी विनम्रता थी। एक जगह मुझे याद है उन्होंने कहीं मेरे ख्याल से ये जो HMV की है ना, जो रेडियो जैसा आता है, क्या कहते हैं उसे, जिसमें कारवां एक करते हुए उन्होंने शायद कुछ लता मंगेशकर के ऊपर उन्होंने किया है, और उनकी कॉन्सर्ट्स के बारे में बात कर रहे थे कि यहाँ के लंदन में वो कॉन्सर्ट कर रही थी तब, फिर वो शिकागो में कॉन्सर्ट कर रही थी, फिर वेस्ट इंडीज में ऐसा ऐसा हुआ था। तब उन्होंने कहा लेकिन बहनों और भाइयों, मैंने ये एंकर नहीं किए, ये एंकर किए मेरे एक जवान दोस्त हैं हरीश भिमानी। क्या आवाज है, क्या अंग्रेजी बोलते हैं, क्या हिंदी बोलते हैं, उर्दू पढ़ते लिखते हैं, उन्होंने किया था। तो देखिए आपको कोई कहने की जरूरत नहीं थी। वो तब्दीली क्या लाए हमारे रेडियो प्रोग्रामिंग में। मेरा ऐसा ख्याल है कि जो रेडियो प्रोग्रामिंग में आमतौर पर गंभीरता थी उसको उन्होंने खुशनुमा बना दिया। वो कहते कोई भी चीज सिखाना है तो अरे हंस के सिखाओ, अगर आप कुछ संदेश भी देना चाहते हैं तो ये आप गंभीर होकर क्यों देते हैं, क्योंकि हम सरकारी काम बहुत करते थे। अच्छा। तो उसमें गंभीरता पड़ी होती थी, जिसे मैं कहता हूँ कि वो अपनी आवाज और अपने अंदाज से साउंड वेव्स पर, ध्वनि तरंगों पर इबारत लिखते अपने हस्ताक्षर छोड़ गए। क्या बात है, क्या बात। सुना है कि ऊपर स्वर्ग में, जन्नत में सभी ऐशो आराम है, सुख सुविधा के सभी साधन हैं। वहाँ तो अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स भी पहुंच चुके हैं, अच्छे से अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स वहाँ हैं, लिरिसिस्ट हैं, अरे सिंगर्स हैं। जरूरत एक रेडियो की आवाज की थी, वो भी पूरी हो गई। यानी कि उनका जो खास अंदाज था खिताब का, संबोधन का, बहनों और भाइयों, वो अब वहाँ गूंजेगा, हम यहाँ लाइव नहीं सुन पाएंगे। દેશભક્તિના રંગે રંગાયેલ અમીન સાહેબના પરિવારનો આઝાદીની લડતમાં નોંધપાત્ર ફાળો છે. કિશોર વયના અમીન સાહેબ તેમના માતા કુલસુમ સાયાનીને રાહબર નામના એક પખવાડિકનું સંપાદન કરવામાં નિયમિતપણે મદદરૂપ થતા, જે મહાત્મા ગાંધીના નિર્દેશન હેઠળ હિન્દી, ઉર્દુ અને ગુજરાતીમાં પ્રસિદ્ધ થતું. અમીન સાહેબને રેડિયોની દુનિયામાં હાથ પકડીને લઈ આવ્યા તેમના મોટા ભાઈ હમીદ સાયાની. હમીદ સાયાની સાહેબ ઓલ ઇન્ડિયા રેડિયો બોમ્બેમાં 15 વર્ષ સુધી અંગ્રેજી કાર્યક્રમના પ્રેઝેન્ટર હતા. ઇંગ્લિશ બ્રોડકાસ્ટિંગમાં હમીદ સાયાની શિખર રૂપ નામ ગણાતું. પણ અવાજની દુનિયામાં પગરણ માંડતા જ અમીન સાયાનીએ પોતાના માટે એક અલગ વ્યાકરણ તૈયાર કર્યું, એક અલગ પૃષ્ઠભૂમિ. ન શુદ્ધ અંગ્રેજી, ન શુદ્ધ હિન્દી. અમીન સાયાની સાહેબે સરળ અને સહજ હિન્દુસ્તાની ભાષાને પોતાના પ્રસારણની ભાષા બનાવી. પાયદાન અને સરતાજ જેવા ઉર્દુ ભાષામાંથી ઉપાડેલા શબ્દો તેથી જ તો હિન્દુસ્તાનમાં ઘરે ઘરે ગૂંજતા થયા ને. અમીન સાયાની સાહેબ પ્રત્યેની પોતાની લાગણીઓ આપણી સાથે વહેંચી રહ્યા છે વિવિધ ભારતીના વરિષ્ઠ ઉદ્ઘોષક યુનુસ ખાન. आवाज की दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती अमीन सयानी आज हमसे जिस्मानी तौर पर विदा हो गए। ये कहते हुए मेरा गला रूंध रहा है और मेरे दिल में दुख की एक लहर है। उनसे मेरा नाता एक श्रोता के तौर पर तो था ही। मेरे पिता बिना का गीतमाला के बहुत बड़े प्रशंसक थे और घर में हर बुधवार को
बिना नागा बिना का गीतमाला बजा करती थी और हम कौतूहल से सुना करते थे कि ये वाले जो अंकल हैं कितनी स्टाइलिंग से और कितने मज़ेदार अंदाज में बोलते हैं और लोग कितनी दिलचस्प चिट्ठियाँ उन्हें लिखा करते हैं और अमीन साहब कितने खूबसूरत अंदाज में इन चिट्ठियों का जवाब दिया करते हैं। मैं हैरान हो जाता था कि ये व्यक्ति कैसा दिखता होगा, ये इनका नेचर कैसा होगा, क्या कभी ज़िंदगी में इनसे मुलाकात होगी। ज़िंदगी की राहों में आगे बढ़ते चले गए, कभी ये सोचा नहीं कि अमीन सयानी से मुलाकात होगी। मैं मुंबई आया विविध भारती में और यकीन मानिए कि कभी नहीं सोचा था कि एक दिन अमीन साहब बुलाएंगे, पर उनका संदेशा आया, यूनुस से कहो कि बात करे। मैं लैंडलाइन से, ये वो लैंडलाइन का ज़माना था, लैंडलाइन से मैं फ़ोन कर रहा था तो मेरे हाथ काँप रहे थे और यूँ लगा कि जैसे आवाज़ साथ नहीं देगी, पर वो बहुत प्यार से मिले, उन्होंने बहुत प्यार से बातें की, बुलाया। अमीन सयानी से बहुत कुछ हम ब्रॉडकास्ट सीख सकते हैं और रेडियो की दुनिया के लिए वो हमेशा एक लाइट हाउस रहेंगे। मैं ये मानता हूँ कि एस कुमार का फिल्मी मुकदमा हो या बिना का गीतमाला हो या उनके किए हुए विज्ञापन हो, इनसे इतर एक और पहचान है अमीन सयानी की और वो पहचान है उनकी भाषा, बोलने का उनका अंदाज़। ज़रा सोचिए कि आज उनके बोले कितने सारे शब्द हैं, जैसे गीतमाला है, जैसे कि पायदान है, जैसे कि बहनों और भाइयों हैं, सरताज गाना है और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हर रेडियो स्टेशन पर लोग कहते हैं कि अब ये सुरीला गाना सुनिए या ये चहकता हुआ गाना सुनिए और ये जोशीला गाना सुनिए। गानों को लेकर उनके विशेषण कभी ख़त्म नहीं होते थे। हम सब तो ना उनके विशेषणों को अपने कार्यक्रमों में रिपीट कर रहे हैं। उनकी भाषा कितनी सरल होती थी, एक सहज सरल हिंदुस्तानी ज़बान जिसमें हिंदी और उर्दू का एक खूबसूरत मीठा मिश्रण हुआ करता था। ये बहुत सीखने की ज़रूरत है, बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहना। अमीन सयानी के किसी भी कार्यक्रम या रेडियो के इतर मंच पर उनके किसी भी प्रस्तुति में आप पाएंगे कि ज़रा भी अतिरिक्त शब्द नहीं हुआ करते थे, वो अतिरिक्त विस्तार नहीं किया करते थे। ऐसा नहीं होता था कि बस उन्होंने बोलना शुरू कर दिया और सब्जेक्ट के सिरे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं होता था। वो पूरी तैयारी से बोलते थे, वो पूरे अधिकार से बोलते थे, संक्षिप्त बोलते थे और सटीक बोला करते थे। भाषा को लेकर उनका जो योगदान है वो बहुत कमाल है। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद नए लोगों से मुलाकात, उनसे बहुत विनम्रता से मिलना, उनको रोशनी दिखाना, उन्हें सिखाना, ये तमाम चीज़ें अमीन साहब ने की हैं। संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा योगदान है फिल्मी गाने सुनने की तमीज़ घर घर तक पहुंचाना, फिल्मी गाने सुनने के संस्कार घर घर तक पहुंचाना। हम इस बात के लिए भी अमीन सयानी को हमेशा याद करेंगे। मैं समझता हूँ कि आवाज़ें कभी जिस्मानी तौर पर लोग भले विदा हो जाएं, पर आवाज़ें कभी विदा नहीं होती हैं और अमीन सयानी जैसी आवाज़ तो एक लाइट हाउस की तरह, एक रोशनी की तरह हमेशा हमारे साथ रहेगी। मुझे ये लगता है कि गुलजार साहब के शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने भूपिंदर सिंह के लिए कहा था कि अपनी आवाज़ का ताबीज़ बना लो, मैं पहन लूँ। मैं अमीन साहब के लिए ये बात कहना चाहता हूँ। बहुत दर्द के साथ, बहुत तकलीफ़ के साथ, बहुत आंसुओं के साथ अमीन साहब अलविदा, विनम्र नमन। અમીન સાહેબની કારકિર્દીનો સૌથી સફળ રેડિયો શો એટલે બીનાકા ગીતમાલા. ભારતના ખૂણે ખૂણે વસતા લોકો ભયંકર ખરખરાટીવાળા અવાજ સાથે તો માંડ ટ્યુન કરી શકતા. રેડિયો સિલોનને સાંભળવા દર બુધવારે રાત્રે 8:30 વાગે પોતાના તમામ કામ છોડી અને બેસી જતા. તેના કારણોમાં 15મા ગીતથી એક પાયદાન ચડી અને સરતાજ સુધી પહોંચતા હિન્દી ફિલ્મોના લોકપ્રિય ગીતો જ નહીં, અમીન સાયાની સાહેબની અત્યંત રસાળ શૈલીનો પણ બહુ મોટો ફાળો હતો. हाँ तो भाइयों और बहनों, मैं हूँ आपका दोस्त अमीन सायानी. केवा केवा पत्रों लगता लोगों. अमीन चचा, मेरा रंग काला है, लड़कियां मेरी तरफ देखती भी नहीं. अने अमीन साहब जवाब आपता तो मैं कहूँगा कि भतीजे, रंग से कुछ नहीं होता, किरदार काम की चीज है.
અને એક આમ આદમી સાથે જોડાઈ જતું એક અતૂટ સંધાન. વિવિધ ભારતીના વરિષ્ઠ ઉદ્ઘોષિકા મમતા સિંહ આવી જ એક અંગત લાગણીસભર યાદ આપણી સાથે વહેંચી રહ્યા છે. दोस्तों नमस्कार. रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से. आवाज की दुनिया का एक सितारा अस्त हो गया. एक खिली और खुली आवाज की चमकती रोशनी बुझ गई. एक पाठशाला चली गई. उस आवाज से कई पीढ़ियों ने प्यार किया है. कई पीढ़ियों ने उनकी आवाज से बोलना सीखा है. वो आवाज है अमीन सायानी की. क्या सचमुच वो इस दुनिया से जा चुके हैं? यकीन नहीं हो रहा है. यकीन कर भी लूं तो वही आवाज गूंज रही है. बहनों और भाइयों, तब से उनकी आवाज से आत्मीयता हो गई थी. जब घर का रेडियो खराब हो जाने पर पड़ोस के घर विनाका गीतमाला सुनने जाया करते थे. उनसे जुड़ी एक बड़ी प्यारी सी याद है जब उनके स्टूडियो जाने का मौका मिला था. उस याद को, उस भाव को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप सबसे वो याद साझा करना चाहती हूँ. ये बहुत पहले की बात है. विविध भारती के तत्कालीन केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी साहब थे और विविध भारती में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव लोकेंद्र शर्मा जी, इंजीनियर विनायक तडवलकर और 2 अनाउंसर यूनुस खान और मैं. हम सब अमीन साहब के स्टूडियो गए थे. दरअसल विविध भारती के कार्यक्रम पिटारा की नई सिग्नेचर ट्यून उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड करनी थी. पिटारा के 7 रंग हुआ करते थे, तो 7 रंग के 7 सिग्नेचर ट्यून हम सबको चाहिए थे उनकी आवाज़ में. पिटारा के अंतर्गत ही जो कार्यक्रम हुआ करता था बाइस्कोप की बातें, उसकी संकेत धुन जब उन्होंने रिकॉर्ड की तो रिकॉर्ड करते समय उन्होंने कहा कि इसमें सबकी आवाज़ हम डालते हैं. तो इस तरह से कुछ लाइट, कैमरा, एक्शन, इस तरह से सबकी आवाज़ उन्होंने रिकॉर्ड की. उसके बाद जब पिटारा का अगला रंग आया सरगम के सितारे, उसकी संकेत धुन बननी थी, तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम बोलो सरगम के सितारे. सचमुच वो लम्हा जैसे मेरे सामने ठहर गया है. उनके सामने बोलना, वो भी संकेत धुन के लिए, तो मैं तो जैसे निशब्द हो गई. उस समय आई थी विविध भारती में, तो उनके सामने तो एक शब्द भी बोलना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था. ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल होठ जम गए हैं, मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी उनके सामने. उन्होंने कहा कि नहीं, बोलो बोलो, इसमें शर्माने की क्या बात है, बोलो सरगम के सितारे. इस तरह से कुछ बोला. हालांकि उनकी आवाज़ को, उनके अंदाज को कॉपी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे कुछ उन्होंने बताया. मैंने बोला वैसे ही. उन्होंने कहा दोबारा बोलो. फिर कहा 13 बोलो. 4थी बार भी बुलवाया, 5वीं बार भी बुलवाया और मैंने बोला. फिर उन्होंने कहा अब ज़रा मोहतरमा आप ऐसे बोलिए जैसे आपने यूनुस को रिझाया था, जैसे यूनुस को आप बोलते समय रिझाती हैं. तो ये जो रिझाने शब्द के बीच का जो आलाप जैसा कुछ था ना, रिझाती हैं, वो जैसे मेरे जहन में अभी भी ताज़ा हो गई है वो बात. उनके मुस्कुराने की अदा, जब उन्होंने ये बात कही थी, जिस अंदाज में, जिस अदायगी के साथ, तो अभी ऐसे लग रहा है कि वो सामने हैं अमीन साहब और हमें सिखा रहे हैं और मैं सीख रही हूँ. मुस्कुरा कर बड़े प्यार से उन्होंने सिखाया था. सचमुच वो दिन हमारे लिए बहुत ही यादगार हो गया. उनकी आवाज़ की उंगली थाम कर हम दुनिया की सैर कर सकते हैं, जाने कौन कौन से गाने सुन सकते हैं और उनकी आवाज़ के साथ उस परिदृश्य को हम जी लेते हैं. ये उनकी खासियत थी. खैर, अमीन सयानी साहब के बारे में बोलना ऐसे लगता है सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. પ્રસિદ્ધ લેખક, ઓરેટર અને ફિલ્મ સમીક્ષક માણેક પ્રેમચંદ પોતાની લાગણીઓને કંઈક આ રીતે વહેંચે છે. आज अमीन साहब का देहांत हुआ है सुबह में रिलायंस हॉस्पिटल में, और मुझे न जाने कितनी यादें मेरे दिलो दिमाग में घूम रहे. प्रोग्राम सुनते गए 58, 59, 60 में फिर हम लोग बम्बई आ गए और ये सिलसिला जारी रहा. एंड लाइक माय जनरेशन
वी लव्ड हिंदी फिल्म म्यूज़िक, आज भी वो मोहब्बत है। तो हम लोग इनकी आवाज़ से रश्क करते थे कि ऐसी आवाज़, क्या कल्चर है आवाज़ में, कितना लगन है संगीत से। तो ये हम लोग इनसे इम्पैक्ट होते गए और मैं भी होते गया। और फिर उसके बाद कई सालों के बाद में मैंने बम्बई में एक पैकेजिंग कंपनी खोली, इट वाज कॉल्ड क्वींस पैकेजिंग, और जिनसे ख़रीदी उनके ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर्स थे और उनमें से एक अमीन साहब थे। अब ये क्या होता था कि अमीन साहब अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके जो कमर्शियल्स रिकॉर्ड करते थे और जो रेडियो सिलोन को अपनी कैसेट्स भेजते थे, वो कभी भी सिलोन तो गए नहीं ना श्रीलंका, तो उनके जो बुधवार के प्रोग्राम होते थे, बिना का गीत माला और बाद में सिबा का गीत माला, ये सब स्पूल टेप्स पे रिकॉर्ड होके भेजा किए जाते थे। तो उनके स्पूल टेप्स की बॉक्स हम लोग बनाते थे। और जब मुझे पता चला कि ये हमारे कस्टमर हैं, तो मैं कुछ अलग सी चीज़ करता था। इनके ऑर्डर्स जब कंप्लीट होते थे तो मैं खुद चला जाता था। ये परवेज मेंशन बिल्डिंग थी केम्स कॉर्नर पे, जो बाद में चल के साई मंजिल बनी। तो मैं खुद डिलीवरी के लिए जाता था और ये खुद आते थे। ही वाज अ वेरी सिंपल मैन। तो कुर्ता और पजामा वाइट, कोल्हापुरी चप्पल्स, ऐसे आस्ते आस्ते उनसे दुआ सलाम शुरू हुई, बट ही डिडंट नो हु आई वाज। उसके बाद जी मैंने अपनी किताब लिखनी शुरू की 1997 में, और 2003 में जब इसका विमोचन हुआ, रिलीज़ इन सितंबर 2003 एट मिठीबाई ऑडिटोरियम इन बॉम्बे, तो उसमें द मेन पीपल देयर वर अमीन सयानी एंड सुनील दत्त। ये बॉम्बे स्काउट्स एंड गाइड्स के अंतर्गत हुआ था और उसके अध्यक्ष मुझे पहचानते थे, तो अर्जुन धवन जी। तो वहाँ से मेरी अमीन सयानी रिलीज माई फर्स्ट बुक अलॉन्ग विद सुनील दत्त, दैट इज़ यस्टरडेज मेलोडीज टुडेज मेमोरीज। तो उसके बाद जी हमारा रिश्ता बनता गया और फिर इतना हो गया कि एक दूसरे के घर में आना जाना हुआ। ही स्टार्टेड ट्रीटिंग माई वाइफ एज हिज यंगर सिस्टर। मैं उनको एहतराम करने लगा, उनके बेटे और बहू के साथ भी बहुत प्यार बढ़ने लगा। और फिर मैंने कई किताबें लिखी। एवरी 2-3 years आई वॉज राइटिंग अ बुक ऑन म्यूज़िक। तो ये मेरे कई किताबों की इंट्रोडक्शन दे चुके हैं अमीन साहब। और मेरे साथ उसके बाद में दर्जनों प्रोग्राम्स में चले हैं। दिल्ली भी गए हम लोग, नागपुर भी गए हैं, और फिर बहुत सारे यहाँ बम्बई के प्रोग्राम, कभी वो चीफ गेस्ट, कभी मैं गेस्ट ऑफ ऑनर, इस टाइप की चीज़, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नाइट वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत हुआ करता था। पेंटिंग एग्जीबिशंस पे आई यूज्ड टू टेक हिम एज द चीफ गेस्ट। तो ये होता गया और हमारा रिश्ता बढ़ता गया एंड बहुत करीब हो गए जी हम लोग। तो अब ये बताना था कि लास्ट में जाके उन्होंने मेरी बात मानी, शायद औरों की भी बात मालूम होगी, और उन्होंने मेरी बात मानी। और मैंने उनको बहुत सालों से कहा था कि आप अपनी आत्मकथा लिखें, और अगर मेरी कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो मैं हूँ, एंड आई डोंट वांट एनी मनी फॉर इट, बट आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू आर देयर। उनको मैं अपना रोल मॉडल समझता था, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वॉइस ऑफ कोर्स, बट लव ऑफ म्यूज़िक एंड अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग ऑनेस्टली। तो वो नहीं लिख रहे थे, टाल रहे थे। लेकिन 2020 से इन्होंने अपने नोट्स बोर्ड जमा करना शुरू किए जब कोविड आ गया ना। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 2021 के दिसंबर में, हम लोग मिल तो नहीं पाए थे किसी से, तो मुझे अर्जेंट फ़ोन्स किए, ईमेल्स भेजी, वो आज भी हैं मेरे पास ईमेल्स, और ब्रदर मनिक प्लीज़ कम, आई वांट टू डिसाइड अबाउट माई बुक, माई आत्मकथा, माई ऑटोबायोग्राफी। तो मैं 3-4 बार लंबी सेशन उनसे कर पाया। अनफॉर्चुनेटली उनकी किताब में वो बात नहीं थी जो मुझे एक्सपेक्टेड था, एंड आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट वॉल्यूम। ये कुछ 30-40-50 पेजेस की किताब बन सकती थी मेरे हिसाब से। वी नीडेड टू ऐड लॉट्स ऑफ कंटेंट जो उनके पास था। तो मैंने उनसे गुजारिश की थी कि गिव मी एक्सेस टू योर रिकॉर्ड्स, टू योर इंटरव्यूज़। एन दत्ता हैं, कितने थे लोग, मोहम्मद रफ़ी से इन्होंने, आशा पारेख, के सब के साथ जो मिले हैं। तो आई वुड गो इनटू द रिकॉर्ड्स एंड मेक समथिंग नाइस ऑफ इट। लेकिन मैं भी अपने डायरेक्टर्स बुक में बिजी हो गया। बाद में मैंने और भी मजरूर सुल्तानपुरी की किताब लिखी, तो मैं भी बिजी हो गया और वो भी थोड़े हल्के पड़ गए, एंड दैट बुक रिमेन्स अनपब्लिश्ड। अब मेरी आंखें नम हैं और मैं सोच रहा हूँ कि कितने अच्छे इंसान थे। आई फील ब्लेस्ड एंड आई होप हिज सन एंड हिज डॉटर इन लॉ राजील एंड डिंकी
they do something about that work and give it to me or to somebody else they think जो काबिल हैं. And all I can say is thank you, Amin Saab. You were a wonderful human being, and thank you for being with us on this planet for so many years doing such wonderful work. રેડિયો સિલોન, બીબીસી લંડન ઉપરાંત અનેક દેશો માટે અમીન સાહેબે રેડિયો કાર્યક્રમ તૈયાર કર્યા. સેરીડોન કે સાથી, એસ કુમાર્સ કા ફિલ્મી મુકાબલા, બોર્નવિટા ક્વિઝ કોન્ટેસ્ટ, શાલીમાર સુપર હિટ જોડી, કેટલા નામ ગણાવીએ. આકાશવાણી અને બીબીસી માટે તેમણે કરેલા અનેક ઇન્ટરવ્યૂ, દૂરદર્શન માટે તેમણે કરેલી કોન્સર્ટ્સ અને અનેક જાહેર સમારંભોનું સંચાલન, સાથે ગમે તેટલા મોટા ગજાના કલાકાર હોય, અમીન સાહેબ પ્રત્યેક કાર્યક્રમમાં કેક ઉપરના આઈસિંગની જેમ દરેક શોની જાન બની રહેતા. ફિલ્મ 3 દેવિયાનું ઓપનિંગ નેરેશન આપી અને દેવાનંદ કે નંદાનો પાત્ર પરિચય આપતા હોય કે ફિલ્મ ભૂત બંગલામાં તનુજા અને મહેમૂદને મંચ પર આવકારી પ્રેક્ષકોને તાલી મીટરની સમજ આપતા હોય. અમીન સાહેબનો અંદાજ અનબીટન હતો. આકાશવાણી રાજકોટના વરિષ્ઠ ઉદ્ઘોષક શ્રી રાજુ યાજ્ઞિક અમીન સાહેબ વિશે પોતાની લાગણીઓ આ રીતે વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. નમસ્કાર, હું રાજુ યાજ્ઞિક, વરિષ્ઠ ઉદ્ઘોષક, आकाशवाणी राजकोट. जिंदगी इंसान की मानिंद मुर्गे खुशनवा, शाख पर बैठा कोई दम चहचहाया उठ चला. મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ તેમ આજે સવારે જ અમારી ફેટર્નિટી એટલે કે પ્રસારણ કર્મીઓની અમારી જે ફેટર્નિટી છે તેના એક વરિષ્ઠતમ ઉદ્ઘોષક, એક અદ્ભુત અવાજના માલિક, એક અદ્ભુત અદાયગીના માલિક અમીન સયાની સાહેબ આ ફાની દુનિયાને છોડીને અલ્લાહ તાલાને પ્યારા થઈ ગયા. 1951 થી આરંભાયેલી તેમની કારકિર્દીમાં 54,000 જેટલા કાર્યક્રમોની પ્રસ્તુતિ તેમણે કરી, પ્રોડ્યુસ કર્યા, વોઇસ ઓવર્સ આપ્યા. ઉપરાંત 19,000 જેટલી વિવિધ જિંગલ્સ, જાહેરાતોમાં તેમનો અવાજ. અને મિત્રો, એક જમાનો હતો જ્યારે ફિલ્મોની જાહેરાતો અમીન સયાની સાહેબના અવાજમાં ઉર્દુ અને હિન્દી તેમજ અંગ્રેજીમાં અને ગુજરાતીમાં આપણા સુહાગ દિવાનના અવાજમાં સાંભળવું એ પણ એક લહાવો રહેતો. એમણે જે શરૂઆત કરી બિનાકા ગીતમાલા, એ તો એક લેજેન્ડ છે જ, આપણે સૌ જાણીએ છીએ. પરંતુ આજે જે કંઈ કોમ્પિટિશનો સંગીતના ફિલ્મ ગીતોની જે કંઈ થાય છે તેનું એક પાયોનિયર કહી શકાય તેવો કાર્યક્રમ તેમણે એ જમાનામાં શરૂ કરેલો. રેડિયો સિલોન પર, ત્યારબાદ વિવિધ ભારતી પર પણ અનેક કાર્યક્રમો તેમના પ્રસ્તુત થયા. એટલે અને એમની એક ખાસિયત રહી છે, હિન્દી, ઉર્દુ અને અંગ્રેજી ત્રણેય ભાષાઓ પર તેમનું અદ્ભુત પ્રભુત્વ. અવાજ તો અદ્ભુત હતો જ, અદાયગી પણ એટલી જ અદ્ભુત અને શાલીન અદાયગી કે જેનું એક સ્તર તેમણે પોતે બાંધેલું, અને એ સ્તરથી ક્યારેય તેઓએ નીચે ઉતરીને, નહીતર આ બહુ લપસણો માર્ગ હોય છે, પણ તેમણે પોતાનું સ્તર એટલું જાળવી રાખ્યું અને સતત આટલા વર્ષો સુધી, એટલે હું તો એમની ત્રીજી પેઢીએ ગણાવ એટલા વર્ષો થઈ ગયા ઉદ્ઘોષક તરીકે એમને. એટલે આ જાળવી રાખવું એક બહુ મોટી વસ્તુ છે. અને આપણે તેમના અવાજના કાયલ તો રહ્યા જ છીએ બધા જ. હિન્દી, ઉર્દુ, અંગ્રેજી જાણનાર તમામ વ્યક્તિ તેમના અવાજના, તેમની પેશગીના કાયલ રહ્યા છે. તેમની ભાષા પરનો જે કમાન્ડ હતો તે વિશેની વાત કરીએ તો તેઓ કોઈ પણ ભાષામાં ક્યારેય પણ જે કંઈ પણ બોલતા એ એટલું મીઠું, મધુરું લાગે આપણને કે થાય કે સતત સાંભળ્યા કરે બસ. આવો એક અદ્ભુત અવાજ, એક અદ્ભુત વ્યક્તિત્વ
મારા પિતાજી અને માતાજી બંને તેમને 1999માં મુંબઈ ખાતે મળેલા. ત્યારે પણ તેમની તબિયત નાસાજ હતી, પણ છતાં પણ તેમણે જે કઈ વાતો કરી તે એટલી જ સુંદર વાતો હતી. અમીન સયાની સાહેબ એક બ્રોડકાસ્ટર તરીકે, એક વ્યક્તિ તરીકે બહુ જ સાલસ વ્યક્તિ, બહુ જ સુંદર બ્રોડકાસ્ટર. તેમને સો સલામ. અને હવે એમ કહી શકાય કે સયાની બીના કા ગીતમાલા. સલામ અમીન સયાની સાહેબ. અને આકાશવાણી ભુજના નિવૃત્ત ઉદ્ઘોષક જીતેશ દવે પોતાની લાગણીઓ કંઈક આ રીતે વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. હું જીતેશ દવે. આજે એક યુગનો અંત આવી ગયો. રેડિયો એનાઉન્સમેન્ટ હોય કે લાઈવ એનાઉન્સમેન્ટ હોય, કંઈ કેટલાય અને બહુ બધા કલાકારોને જેમની બોલવાની છટાની, શબ્દોની પસંદગીની નકલ કરવી પડી, એ ભીષ્મ પિતામહ એવા અમીન સયાનીજી આજે આપણા વચ્ચે નથી. ઓછામાં ઓછા શબ્દોમાં, ઓછામાં ઓછા સમયમાં વધુમાં વધુ વાત કહેવાની કોઈ ક્ષમતા ધરાવતો એનાઉન્સર કલાકાર હોય તો એ અમીન સયાની. આજના કોઈ પણ એન્કરને, એનાઉન્સરને જ્યારે કોઈ ક્રેડિટ આપવાની વાત આવે અને જ્યારે કોઈ એમ કહે કે ભાઈ તમે તો અમારા શહેરના અમીન સયાની છો, તો એ બહુ મોટો એવોર્ડ દરેક એન્કર માટે, દરેક એનાઉન્સર માટે હોય. આટલા લાંબા સમય સુધી અમીન સયાનીની જે કામ કરવાની પદ્ધતિ, કામ કરવાની શૈલી, એ બહુ મોટો આદર્શ હંમેશા બની રહેવાની છે. માનનીય અમીન સયાનીજી આપણા વચ્ચે આજે નથી, ત્યારે એ જ્યાં પણ હોય એમની આત્મા સ્વસ્થ રહે, સુખી રહે, આરામથી રહે, એવી શ્રદ્ધાંજલિ સાથે મારા આ સંદેશને વિરામ આપું. રેડિયો સિલોનથી શરૂ કરેલી રેડિયોની સુરીલી સફર અમીન સાહેબે છેવટે આકાશવાણીમાં વિવિધ ભારતી સાથે પૂરી કરી અને છેલ્લે એ દેખાયા સારેગામા કારવાના શો સાથે. પ્રસારણની દુનિયામાં લાખો પ્રસ્તુતકર્તાઓ આવ્યા અને ગયા, પણ બીજો અમીન સાયાની ક્યારે જન્મ્યો નથી અને જન્મશે નહીં. અમારા એક વિદ્વાન મિત્ર, નેશનલ એવોર્ડ પ્રાપ્ત લેખક બાલાજી વિઠ્ઠલે અમીન સયાનીને શ્રદ્ધાંજલિ આપતા અમારા સૌના દિલની વાત લખી દીધી કે રેડિયોને જો કોઈ ચહેરો હોત ને તો એ હોત અમીન સયાની. રેડિયોને એક રસાળ, પ્રેમાળ, બુલંદ અવાજ આપવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર અમીન સાહેબ. આપ સ્વર દેહે, શબ્દ દેહે સદાય અમારી સાથે છો. તો ભાઈઓ और બહેનો, નમસ્કાર. હમણાં જ આપ સાંભળી રહ્યા હતા જનમાનસમાં રેડિયોને ગૂંજતો કરનાર ઉદ્ઘોષક અમીન સયાનીને શ્રદ્ધાંજલિ આપતો વિશેષ કાર્યક્રમ તો બહેનો और ભાઈઓ. સંકલન અને રજૂઆત મનોજ સોની અને અર્ચના ચૌહાણ. પ્રસારણ આકાશવાણીના ભુજ કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું.